नमस्कार, प्रणाम। मैं इंद्रदमन तिवारी हूं और स्वागत करता हूं सभी का अधिवक्ता महोदय में। लखनऊ विश्वविद्यालय में LLB 3 ईयर्स कोर्स 5 ईयर्स कोर्स में आपके सिलेबस के अनुसार जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके सेमेस्टर एग्जाम्स को लेने के उद्देश्य से, तो वहां पर हम लगातार बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। और आज के अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं LLB 5 ईयर्स कोर्स में, LLB इंटीग्रेटेड कोर्स में जो आपका लेबर लॉ का सेकेंड पेपर है, लेबर लॉ का जो सेकेंड पार्ट है उसके बारे में। तो सबसे पहले अगर हम एक बार सिलेबस की बात करें तो आपका जो सिलेबस है वो सोशल सिक्योरिटी के प्रिंसिपल से शुरू होकर के और वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट आपके कोर्स में है, मैटरनिटी बेनिफिट रिलीफ एक्ट है आपके कोर्स में, मिनिमम वेजेस एक्ट है, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट है, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट है और पेमेंट ऑफ बोनस, पेमेंट ऑफ इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट है। तो कुल मिलाकर के जो आपके इस बार के लेबर लॉ का सिलेबस है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो उनका फोकस है, एक्ट का जो फोकस है वो सोशल सिक्योरिटी पर है। कैसे महिला और पुरुष के बीच में पारिश्रमिक का भेद खत्म किया जाए, कैसे उनको समान कार्य के घंटे के लिए समान वेतन दिया जाए, कैसे किसी व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना होने पर उसको कॉम्पनसेट किया जाए, कैसे उसको महसूस कराया जाए कि वो सोशली सिक्योर है। केवल उसके पास वेजेस का और रिम्यूनरेशन का पैसा मिलने के बाद अगर वो घायल हो जाता है, उसको वो चोटिल हो जाता है तो उसके साथ ढंग का बर्ताव किया जाए, उसके पास एक सिक्योरिटी का भाव रहे। तो इस प्रकार का आपका सिलेबस है। जो आपका सबसे पहला सवाल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो सोशल सिक्योरिटी के सिद्धांतों से रिलेटेड है कि सोशल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, सामाजिक सुरक्षा से आप क्या समझते हैं, सामाजिक सुरक्षा के सिद्धांतों की जो बुनियाद है वो किस पर रखी गई है और इसके जो सोशल सिक्योरिटी के लेजिस्लेशंस रहे हैं, सोशल सिक्योरिटी की जो हिस्ट्री रही है, बॉम्बे हॉस्पिटल मजदूर सभा के केस से लेकर के अखिल भारतीय कामगार महासभा से लेकर के जो शुरुआत से लेबर के वेलफेयर के लिए, लेबर को सिक्योरिटी देने के लिए जो लेजिस्लेशंस लाए गए, जो विधायन किए गए, जो कानून बनाए गए, उनके बारे में पढ़िएगा, उनकी हिस्ट्री पढ़िएगा। मतलब एक तरीके से आपको फिलोसॉफिकल सवाल आपको मिलने वाला है कि सोशल सिक्योरिटी का मतलब क्या है, सामाजिक सुरक्षा के सिद्धांत। तो ये सवाल बहुत ही पूछा गया है आपसे, तो उम्मीद है कि ये सवाल आपको मिल जाए। उसके बाद जो आपका अगला एक्ट है वो है वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट। वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट की जो थीम है वो यही इसी पर आधारित है कि कैसे किसी दुर्घटनाग्रस्त मजदूर को, कर्मचारी को कॉम्पनसेट किया जाए, कैसे उसको मुआवजा मुहैया कराया जाए, कैसे यदि काम करने के दौरान या काम करने के अनुक्रम में उसको कोई नुकसान हो जाता है, क्षति हो जाती है, विकलांग हो जाता है, निःशक्त हो जाता है, पूर्णतः विकलांग हो जाता है या पार्सली वो डिसेबल होता है, तो उसके साथ क्या व्यवस्था करनी चाहिए। तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट में आप उसके एम को, ऑब्जेक्टिव को, उसके प्रियम्बल को कायदे से पढ़िए और इसी के नहीं जितने एक्ट हैं उसके सबके प्रियम्बल को, उसके सबके इंट्रोडक्शन को पढ़ करके आइए, तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा उस सवाल को समझना। और वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट में आपके लिए जो सेक्शन 2, 3, 4, 5, 6, 7 के पास, मतलब जो शुरुआती करीब 10 सेक्शन हैं वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और आप उसमें ये देखिए कि किस प्रकार से निःशक्तता को परिभाषित किया गया है, विकलांगता को परिभाषित किया गया है। दो डॉक्ट्रिन्स आपके लिए बहुत ही जरूरी हैं। एक है डॉक्ट्रिन ऑफ नोशल एक्सटेंशन का, डॉक्ट्रिन ऑफ नोशल एक्सटेंशन और डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग आउट। ये दोनों ही सिद्धांत, दोनों ही प्रिंसिपल्स आपके लिए बहुत ही जरूरी हैं। तो डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग आउट को पढ़ करके कायदे से आइए और उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ नोशल एक्सटेंशन को भी देख करके आइए। और ये भी देखिएगा कि ये किस एक्ट के अंदर उपयोगी है, क्योंकि कई बार आपसे सिद्धांत पूछा गया है और सिद्धांत के बाद सीधे आपसे सवाल पूछ लिया गया। तो आपको ये जानना है, जैसे सिद्धांत आपने देखा तो समझ जाइए, जैसे मान लीजिए डॉक्ट्रिन ऑफ नोशल एक्सटेंशन के बाद सीधे आपसे कमिश्नर पूछ लिया गया, तो अगर आप जानते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ नोशल एक्सटेंशन की जो थ्योरी है वो कहाँ पर है, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये किस एक्ट के कमिश्नर की बात कर रहे हैं। नहीं तो आप कंफ्यूज रहेंगे कि ये किस एक्ट के कमिश्नर की बात हो रही है। उसके बाद जो कमिश्नर की शक्तियां हैं, कमिश्नर की जो पावर है और कमिश्नर के अपॉइंटमेंट को लेकर के एक सवाल है। जो वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट के अंतर्गत कमिश्नर जो नियुक्त होता है, जो वो प्राधिकारी जो इस चीज़ की देखरेख करता है, जो इस चीज़ को सुनिश्चित करता है कि किसी भी कर्मचारी के साथ, किसी भी वर्कमैन के साथ कोई अन्याय ना हो सके, और अगर वो विकलांग होता है, अगर वो अपने कार्य करने की क्षमता को खो देता है तो उसको बराबर मुआवजा मिले, उसको युक्त मुआवजा मिल सके। अगला आपका है मैटरनिटी बेनिफिट रिलीफ एक्ट। मैटरनिटी बेनिफिट का मतलब जो प्रसूति काल से गुजर रही हैं महिलाएं और वो किसी कारखाने में काम कर रही हैं, किसी इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, तो उनके लिए क्या आराम है। और जो मैटरनिटी बेनिफिट रिलीफ एक्ट 1961 का है उसमें बहुत सारे परिवर्तन भी हुए हैं, तो आप उसके बेनिफिट्स को देखिएगा कि किन किन लोगों को उसका बेनिफिट मिलेगा, किस अवधि से लेकर के किस अवधि तक मिलेगा। क्या 4 सप्ताह पहले और 4 सप्ताह बाद का है, या 6 सप्ताह पहले 6 सप्ताह बाद का है, या जो भी प्रोविज़न है उस प्रोविज़न को कायदे से पढ़ करके आइए। और वहाँ पर देखिए कि पीनल प्रोविज़न क्या है। पीनल प्रोविज़न का मतलब कि कब किसी महिला का पैसा काटा इसलिए जा सकता है क्योंकि उसने गलत तरीके से मैटरनिटी बेनिफिट रिलीफ को क्लेम किया है, या समय के पहले किया है या समय के बाद किया है, तो कौन उसको उस पर दंड लगा सकता है और किस प्रकार का दंड उस पर लगेगा।
उसके बाद ग्रेचुटी एक्ट की अगर बात करें, 1972 में पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट आया। ग्रेचुटी का मतलब कि आपकी जो सेवा है, बेदाग सेवा है, लगातार सेवा है, आपने उसमें बीच में कुछ भी गलत नहीं किया है, आपके ऊपर कोई भी लाल कलम जैसी चीज़ नहीं चली है, तो आपको एक उपहार स्वरूप एक ग्रेचुटी मिलती है। अगर आपके घर में कोई सरकारी कर्मचारी हो, सरकारी नौकर हो, तो उनको ग्रेचुटी के विषय में अच्छा पता होगा। आप उनसे ग्रेचुटी को पढ़ करके आइए, प्रयास करिए कि उनसे समझिए ग्रेचुटी का मतलब क्या होता है। तो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 में जो उसके रिटायरमेंट का जो मतलब क्या होता है, एक तो होता है वॉलंटरी रिटायरमेंट, एक होता है कंपलसरी रिटायरमेंट। रिटायरमेंट का मतलब क्या है, रिटायरमेंट का प्रकार क्या है, और कंटिन्यूस सर्विस का मतलब क्या होता है। कब किसी व्यक्ति की सर्विस को कंटिन्यूस सर्विस कहा जाएगा? क्या 1 साल आपने सर्विस की, आप 6 महीने के लिए सस्पेंड रहे, या आपने 3 साल सर्विस की, या आपने 10 साल सर्विस की, आप 2 साल के लिए सस्पेंड हो गए, 2 साल के बाद आप कोर्ट से मुकदमा लड़ करके आप दोबारा अपने विभाग को ज्वाइन करते हैं, तो क्या आपको पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट के अंतर्गत लाभ मिलेगा? इस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाने की उम्मीद पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट के अंतर्गत पूछे गए सवाल में रहती है, उसको आप देखिएगा। उसके बाद जब लोगों का जो वेजेस मिलते थे, मजदूरी जो मिलती थी, उसमें बड़ा अंतर रहता था। कहीं पर उसी काम के 200 रुपये मिल रहे हैं, कहीं पर उसी काम के लिए पूरे दिन में 100 रुपया मिल रहा है। तो सरकार ने सोशल सिक्योरिटी को तय करते हुए एक मिनिमम वेजेस की एक सीमा बनाई 1948 में। तो उस सीमा, जैसे आप पावर्टी लाइन के बारे में जानते होंगे कि पावर्टी लाइन खींच दी गई है, उस पावर्टी लाइन के नीचे जो है वो बिलो पावर्टी लाइन है, उस पावर्टी लाइन के ऊपर जो है वो APL है, अब पावर्टी लाइन है। तो ऐसे ही एक मिनिमम वेजेस की एक सीमा बना दी गई कि इसके तो ऊपर ही रहना है, मतलब उसके ऊपर ही रहना है, उसके नीचे आप पैसा नहीं दे सकते। तो मिनिमम वेजेस एक्ट में आप इसको पढ़िए कि उसके इंट्रोडक्शन को पढ़िएगा, उसके प्रीएम्बल को पढ़िएगा, उसके एम ऑब्जेक्टिव को पढ़िएगा। फेयर में और वेजेस में क्या अंतर है? मिनिमम वेजेस में, लिविंग वेजेस में, मिनिमम वेजेस में, लिविंग फेयर में अंतर क्या है? तो फेयर और वेजेस के अंतर को स्पष्ट अपने दिमाग में रखिए। और वहाँ पर आपके लिए शुरुआती 10 सेक्शन मैं कहूँगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यहाँ के आसपास से आपको सवाल मिलने की काफ़ी उम्मीद रहती है। तो मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 में प्रयास करिए कि शुरुआत के 10 जो सेक्शन हैं उनको कायदे से पढ़ करके आइए। उसके बाद का जो आपका एक्ट है वो है इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 का। इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट का मतलब कि समान पारिश्रमिक, पुरुष में स्त्री में कोई भेद नहीं। अच्छा, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट जो 1976 का है, इसकी जो एक आत्मा कहिए वो निवास करती है DPSP में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। तो देखिए वहाँ पर जाकर के कि DPSP में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहाँ पर समान पारिश्रमिक की बात की गई है, कहाँ पर कहा गया है कि एक समान पारिश्रमिक के लिए सरकारें प्रयास करेंगी। कानून तो खैर नहीं बनाया गया, लेकिन सरकारों के ऊपर छोड़ा गया, कहा गया कि राज्य सरकार कानून बनाए, केंद्र सरकार कानून बनाए। तो वो जो राज्य को नीति निर्देशक तत्व तो हमारे संविधान निर्माताओं ने दिए हैं, और उसमें कहा है कि आप स्त्री और पुरुष में भेद नहीं करेंगे। आप ये नहीं कहेंगे कि आप स्त्री हैं तो आपकी जो कार्य कुशलता है, आपकी कार्य क्षमता है, उस पर मुझे संदेह है। आप 1 घंटे में 10 डिब्बा बनाएंगे, पुरुष 1 घंटे में 11 डिब्बा बनाएगा, तो उसके लिए पैसा ज़्यादा है। नहीं, 1 घंटे काम की कीमत होनी है, 1 घंटे काम की कीमत होनी है। तो वहाँ पर उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को देखिएगा। और इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट में आप ये पाएंगे कि मेल और फीमेल के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन होता था, जो नर और महिला और पुरुष में जो भेद होता था, उसको ख़त्म किया गया, उसका जो मेन पर्पस था। और DPSP के जो वो था, DPSP का जो औचित्य था उस डायरेक्टिव का, वो कितने हद तक उसको पाया गया है, उसको हासिल किया गया है, इस प्रकार के सवाल। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में आपको वेज की मीनिंग देखनी है, सैलरी का मतलब देखना है। वेज की मीनिंग और सैलरी की मीनिंग के बाद आप देखिए कि सैलरी में डिडक्शन का क्या मतलब होता है, कटौती का क्या मतलब होता है। सैलरी में 2 प्रकार की डिडक्शन आपको बताई गई हैं आपके सिलेबस में, एक है अथराइज डिडक्शन, एक है नॉन अथराइज या अनअथराइज डिडक्शन। दोनों में अंतर क्या होता है, कब सैलरी आपकी काटी जा सकती है, और किस सैलरी में किस प्रकार की कटौती को अनअथराइज्ड या नॉन अथराइज्ड कहा जाएगा। तो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में आपको वेज की मीनिंग, सैलरी का मतलब, सैलरी डिडक्शन का मतलब, और सैलरी डिडक्शन के बाद आपको दोनों का अंतर देखना है। उसके बाद जो आपका अंतिम एक्ट है वो है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। अब भैया खूब रुपया पैसा आपकी मेहनत से कमा के फैक्ट्री के लोग राजा हो रहे हैं, इंडस्ट्री के लोग राजा हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ से लाभांश आपको मिलने चाहिए। आपने कंपनी लॉ पढ़ा होगा, वहाँ पर आपने बोनस पढ़ा होगा। तो उसी प्रकार से आपको यहाँ पर, आप जिस कारखाने में काम कर रहे हैं, जिस फैक्ट्री इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वहाँ पर आपको बोनस प्रदान करने की व्यवस्था भी की गई है। आपको, मेरा मतलब कर्मचारी से। तो सोशल सिक्योरिटी को फिक्स करने के लिए सारे के सारे एक्ट हैं, मैंने पहले ही भी कहा। तो आपको आपका इक्वल रिम्यूनरेशन भी मिलेगा, आपको आपकी अच्छी सेवा पर ग्रेच्युटी भी मिलेगी, और आपको बोनस भी मिलेगा। अब पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में आपके लिए क्या जरूरी है, क्या इंपॉर्टेंट है, उसकी बात करते हैं।
पहले तो आप उसकी हिस्ट्री पढ़ लीजिए कि वो शुरुआत उसकी कैसे हुई, कहाँ से वो चीज़ आई, कहाँ से हम लोगों ने कॉपी किया है, कहाँ से हम खुद से लेकर के आए। उसके जो फीचर्स हैं, जो प्रोविजंस हैं, उनको कायदे से पढ़िए, उसको ग्रिप में रखिए। और सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए है सरप्लस का मतलब। सरप्लस क्या होता है? पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में सरप्लस का क्या मतलब होता है, उसके मीनिंग क्या है, सरप्लस के काइंड्स क्या क्या हैं। और जब आप सरप्लस की बात करते हैं तो आपको आना चाहिए कि सरप्लस को कैलकुलेट कैसे किया जाएगा। तो जो अवेलेबल सरप्लस का कैलकुलेशन है वो कैसे होता है, वो आप कायदे से पढ़ करके आइए। मैं दोबारा से दोहरा दूं, पूरा का पूरा जो आपका ताना बाना इस सेमेस्टर का सिलेबस का है वो सोशल सिक्योरिटी पर ही डिपेंड है। पिछली बार आपको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट पढ़ना था, पिछली बार आपको ट्रेड यूनियन पढ़ना था, वो सोशल सिक्योरिटी की बात नहीं करता था। वो लोगों को मजबूत करने की, जो कर्मचारी वर्ग है, जो कर्मचारी तबका है, उसको इकट्ठा करने की, मजबूत करने की, कलेक्टिव बार्गेनिंग करने की बात करता था। लेकिन इस बार का जो आपका एक्ट है वो थोड़ा सा, उसमें ढेर सारे एक्ट हैं तो थोड़ा सा उलझने वाली तो चीज़ है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप देखिए, चाहे वो वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट हो, चाहे पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट हो, चाहे मैटरनिटी बेनिफिट रिलीफ एक्ट हो, चाहे पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट हो, चाहे पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट हो, चाहे इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट हो, सारे के सारे एक्ट में प्रयास ये किया गया है कि संविधान निर्माताओं ने जिस प्रकार से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में कहा था, जिस प्रकार से समाज के अन्य लोगों के लिए नियम कायदे हैं, उसी प्रकार से जब आप फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, जब आप फैक्ट्री के अंदर अपने मालिक के लाभ के लिए काम कर रहे हैं, अपने लाभ के लिए काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उस लाभ से जो बड़ा लाभ बन रहा है, लाभांश, वो आपको मिलना चाहिए। तो कई बार आपसे कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को लेकर के भी सवाल पूछे गए हैं, संवैधानिकता को लेकर के भी सवाल पूछे गए हैं। तो ये आपका सिलेबस और ये आपके 10 महत्वपूर्ण सवाल हैं, इनको कायदे से पढ़ करके आइएगा। प्रयास ये करिए कि जितने भी एक्ट हैं उसके शुरुआती जो 10 सेक्शन इंडेक्स से कम पढ़ करके आइए। उसके आगे से बहुत ज़्यादा सवाल पूछने की उम्मीद नहीं रहती है। जहाँ पर जिस भी एक्ट में कोई प्राधिकारी है, जहाँ पर जिस भी एक्ट में कोई अधिकारी है, कमिश्नर है, सेफ्टी ऑफिसर है, इस प्रकार के जो अधिकारी हैं उनके सेक्शन जरूर पढ़िएगा, उनकी पावर फंक्शन को जरूर देख करके आइएगा। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी LLB 5 ईयर्स कोर्स में 3rd ईयर में 6 सेमेस्टर के छात्रों को जो लेबर लॉ का अपना पेपर देने जा रहे हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, जो भी आपका अगला पेपर होगा उसको लेकर के मैं जल्दी उपस्थित हो जाऊंगा। धन्यवाद, प्रणाम।